हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एंटीना के लिए इफ़ेक्टिव लेंथ और इफ़ेक्टिव अपर्चर एरिया को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि इफ़ेक्टिव लेंथ क्या है। इन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि हमें अगर एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी आती है तो हम किस तरह से अपना राइट अप रेडी करेंगे, स्टेटमेंट वाइज और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स की फॉर्म में किस तरह से बन सकते हैं और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इन पे किस तरीके से बन सकते हैं जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। तो उन सारे मैटर्स को हम इस टॉपिक में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो पहले अगर हम डिस्कस करें इफ़ेक्टिव लेंथ को, तो इफ़ेक्टिव लेंथ ट्रांसमीटर या रिसीवर एंटीना के लिए एक पैरामीटर है जो ये बताता है कि कोई भी आपका गिवन लेंथ का एंटीना कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को रेडिएट कर सकता है या कलेक्ट कर सकता है जब आप उस पर सिग्नल फीड कर रहे हैं, या अगर उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आ रहा है तो वो कितनी करंट प्रोड्यूस करेगा। तो दिस इज बेसिकली अ कैपेसिटी टू रेडिएट और कलेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इन एनवायरनमेंट। ठीक है, कि किस कैपेसिटी से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को रेडिएट करेगा या कलेक्ट करेगा जब ये रिसीव कर रहा है। तो हमने ये पढ़ा, जनरली जब हम अपना रेडिएशन फील्ड कैलकुलेट करते हैं किसी भी गिवन करंट एलिमेंट के लिए, तो हम उसमें कांस्टेंट करंट को कंसिडर करके और अपने जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको हमने IM जो पीक पावर ऑफ इनपुट सिग्नल है, पीक वैल्यू, उसको कंसिडर करके अपने इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लिए। लेकिन अगर हमारे करंट एलिमेंट की जो लेंथ है वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट की है तो उस केस में आप पूरे करंट एलिमेंट की लेंथ में करंट डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म नहीं ट्रीट कर सकते। ठीक है, अगर हम बात करें इस तरह से, ठीक, तो ये आपका करंट एलिमेंट है, यहाँ पे आपने इनपुट सिग्नल इसमें फीड किया। अब इस इनपुट सिग्नल की वजह से करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह से हो सकता है। ओके, ये अगर आपकी लेंथ L/2 और ये L/2 लेंथ इधर हाफ लेंथ का एंटीना अपर साइड में और ये आपका लोअर साइड में आप इसकी लेंथ को कंसिडर कर रहे हैं, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अगर हम इसे Z डायरेक्शन में करें तो इस करंट डिस्ट्रीब्यूशन को हम IZ बोलेंगे। ठीक है, अगर इसको इस एंटीना के फीड पॉइंट को अगर हम Z=0 से ट्रीट करें तो, ठीक है, इस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। और इस करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये एनवायरनमेंट में एक रेडिएशन पैटर्न, एक रेडिएशन फील्ड जनरेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ का क्या मतलब है? इफेक्टिव लेंथ का मतलब है वो इफेक्टिव लेंथ जिस पे अगर एक कांस्टेंट करंट साइनसोइडल या लीनियर मैनर में ना फ्लो करके अगर एक कांस्टेंट करंट अगर उसमें फ्लो होती और उसकी वजह से उतना ही रेडिएशन जनरेट होता जितना कि इस एक्चुअल करंट एलिमेंट की वजह से है, तो ये जो लेंथ है इसे आप इफेक्टिव लेंथ ऑफ, यहाँ पे हम ट्रांसमीटर को डिस्कस कर रहे हैं, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ ट्रांसमीटर या ट्रांसमिटिंग एंटीना बोल सकते हैं। तो इफेक्टिव लेंथ वो इक्विवेलेंट लेंथ हुई जिस पे एक कांस्टेंट करंट थ्रू आउट द लेंथ अगर फ्लो करे तो और वो उतना ही रेडिएशन फील्ड जनरेट करे जितना कि आपका ओरिजिनल एंटीना कर रहा था, तो इसे हम L इफेक्टिव बोलते हैं। यहाँ आप देखिए कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपका लेंथ के हिसाब से वेरी कर रहा है तो आप इस नॉन यूनिफॉर्म करंट एलिमेंट की बजाय अगर आप इसे एक यूनिफॉर्म करंट एलिमेंट का आप इस लेंथ का L इफेक्टिव और I0 करंट अगर इस तरह से लेते, इस तरह से, ये आपकी L इफेक्टिव लेंथ हो गई, ये वाली लेंथ, और ये जो करंट है ये आपकी I0। तो इससे बनने वाला रेडिएशन फील्ड बिल्कुल वैसा होगा जैसा कि आपके ओरिजिनल एंटीना की वजह से हो रहा है। ओके, तो ये आपकी फिजिकल लेंथ थी और इसकी इफेक्टिव लेंथ हमेशा फिजिकल लेंथ से कम होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर कांस्टेंट करंट आप इसमें फीड कर पाते तो छोटी लेंथ के एंटीना से ही आप उतना फील्ड जनरेट कर लेते जितना आपके इस करंट डिस्ट्रीब्यूशन, अभी के लिए हम साइनसोइडल लिया है, तो ये साइनसोइडल करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फील्ड बन रहा है उससे कहीं छोटी लेंथ का एंटीना वही फील्ड आपको दे देता। ठीक है, तो ये ट्रांसमीटर के केस में हो गई। रिसीवर के केस में जब हम आपका अगर एंटीना रिसीव कर रहा है सिग्नल को
ओके। और यहाँ पे आप अगर सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे अगर इंसिडेंट वेव है, तो रिसीवर एंटीना के केस में कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इंसिडेंट हुआ और उसकी वजह से कितना ओपन सर्किट वोल्टेज इस एंटीना के टर्मिनल्स पे जनरेट हुआ, उस रेशियो को हम इफेक्टिव लेंथ बोल देंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आई। इफेक्टिव लेंथ वो इक्विवेलेंट लेंथ है जिस पे अगर आप कांस्टेंट करंट फ्लो करवा पाते तो उतना ही फील्ड जनरेट होता जितना कि आपका लीनियर या साइनसोइडल करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो रहा है या एक्चुअल एंटीना में करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो रहा है। ओके, अगर ये तो हुआ आपका कंसेप्चुअल डिस्कशन की क्या होती होगी इफेक्टिव लेंथ किसी एंटीना के लिए। अब एंटीना की इफेक्टिव लेंथ ट्रांसमीटर के लिए अलग डिस्कस करेंगे और रिसीवर के लिए अलग डिस्कस करेंगे जब हम एग्जाम में पूछा जाए, या फिर ये ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर आपसे पूछे जाए तो भी आपको पता होना चाहिए। तो हम इस राइटअप को भी एक बार पढ़ लेते हैं। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ ट्रांसमिटिंग एंटीना इज दैट लेंथ ऑफ एन इक्विवेलेंट लीनियर एंटीना दैट हैज अ कांस्टेंट करंट I0। कुछ जगह पे इसे सेम करंट भी बोला हुआ है, ठीक है ना, सेम करंट I0। ओके, I0 अगर कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो होती at all the points along its length and that radiates the same field strength as the actual antenna in the direction perpendicular to its length। ठीक है, एक्चुअल एंटीना अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर जितना फील्ड रेडिएट कर रहा है उतना ही फील्ड रेडिएट हो उस लीनियर एंटीना से जिसकी लेंथ पे आप एक सेम या कांस्टेंट करंट फ्लो करवा सकते हैं। L इफेक्टिव इज ऑलवेज लेस देन L फिजिकल। ओके, फिजिकल लेंथ से L इफेक्टिव या इफेक्टिव लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। यह है ट्रांसमिटिंग एंटीना के लिए। फॉर्मूला में आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, I0 L इफेक्टिव ब्रैकेट में आप लिखेंगे ट्रांसमीटर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -L/2 टू L/2। ये लिमिट्स हो गई है, माइनस अगर इसको 0 मान रहे हैं तो ये हो गया Z माइनस L/2, ये हो गया प्लस L/2। करंट का इस जोन में आप इंटीग्रेशन करेंगे तो जितनी टोटल करंट है जो कि फील्ड रेडिएट कर रही है उतनी ही करंट होगी। आप एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं ना, तो ये जो आपकी टोटल करंट है इस सेगमेंट में और इस सेगमेंट में, इन दोनों की वजह से फार फील्ड में जो पैटर्न बनेगा वो सेम बनेगा। ठीक है, तो IZ का इस रेंज में इंटीग्रेशन I0 L इफेक्टिव, ये है कांस्टेंट करंट जो L इफेक्टिव में फ्लोट होती। तो इस तरह से आप गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन का -L/2 L/2 ओके लेंथ के अक्रॉस इंटीग्रेशन करके अपनी गिवन एंटीना की इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। I0 L इफेक्टिव इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ IZ dz विद लिमिट -L/2 से L/2। ये है आपके गिवन एंटीना की हाइट। अगर ये 0 से L/2 L तक लिखा होता, आपको एंटीना का कॉन्फ़िगरेशन दे के उसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन दे के कुछ पूछा जाए तो आप अपनी लिमिट्स को मॉडिफाई करके इस तरह से L इफेक्टिव निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की है कि अगर इस तरीके का करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जिसे कि हम जनरली लीनियर करंट डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, ऐसा, ठीक है, यहाँ पे इस वैल्यू को अगर मैं IM बोलूँ, ठीक, और ये L/2 और L/2 इस तरह से अगर हम ट्रीट करें, ये करंट इस तरह से लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो रहा हो कि सेंटर पे पीक और बाद में 0 पे अगर रीच कर रहा हो, तब आपकी L इफेक्टिव जो है वो आपकी L/2 होगी, क्योंकि इस केस में I एवरेज क्या है, I एवरेज इज IM/2। इस तरह का करंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो तो L इफेक्टिव L/2 होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाने वाले स्टेटमेंट्स हैं या न्यूमेरिकल्स हैं जो आप एग्जाम में देख सकते हैं। उसके अलावा अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपका इस तरह से हो, ठीक है, ये डाइपोल है, अगर इस तरह का एक मोनोपोल बनाया हुआ होता जिसमें करंट ये ग्राउंड से कनेक्टेड अगर होता तो भी इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है ये L/2 होती। ठीक है ना, एक मोनोपोल अभी हमने पढ़े नहीं है, ग्राउंडेड एंटीना अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन L/2 लेंथ का ग्राउंडेड एंटीना भी इसी तरीके का पैटर्न बनाता है, उस केस में भी ये ऐसे होगा। ठीक है, सेकेंडली अगर आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो, साइन या कोसाइन फॉर्म में हो, कैसे,
अगर आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो, ठीक है, या आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो, साइन या कोसाइन फॉर्म में हो, तो आपकी आई एवरेज क्या आती है इस डिस्ट्रीब्यूशन में? 2im/π। ओके, और उस केस में जो आपकी एल इफेक्टिव होगी, एल इफेक्टिव विल बी 2/πl। ओके, इन दोनों तरह के करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इफेक्टिव लेंथ आप इस तरह से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये काफ़ी बार आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और आपसे सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन भी पूछा जा सकता है। तो ये दो भी आप इम्पॉर्टेंट मार्क करके कंक्लूजन, ठीक है। हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ें, पहले डिटेल में पढ़ना होता है उसे समझने के लिए, फिर हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव वो है कि प्रॉब्लम क्या बनेगी और हमारा एक जो करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। तो उसके लिए जो छोटे छोटे प्रॉब्लम फॉर्मेशन के स्टेटमेंट्स हैं उनको हम इम्पॉर्टेंट जरूर से मार्क करेंगे। ओके, तो ये चीज़ हुई है ट्रांसमिटिंग एंटीना के लिए। रिसीविंग एंटीना के लिए इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम टू स्टेट व्हाट इज़ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ रिसीविंग एंटीना, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, द इफेक्टिव लेंथ of a receiving antenna is defined as the ratio of open circuit voltage developed at the terminals of the antenna to the received field strength। ओके, जैसे आपको यहाँ पे समझाया था ना अभी, रिसीवर के लिए इफेक्टिव लेंथ रहेगी -VOC/E। यहाँ पे हमने माइनस साइन लगाया है ताकि जो हम कन्वेंशनल हमारी प्रॉपर्टी है जिसमें हम अपर नोड को पॉजिटिव टर्मिनल की तरह ट्रीट करते हैं उसके साथ हमारी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। तो आई होप आपको इफेक्टिव लेंथ एंटीना की क्या है ये समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं इफेक्टिव अपर्चर एरिया। तो नेक्स्ट जो टर्म हम डिस्कस करेंगे वो रहेगी इफेक्टिव अपर्चर एरिया, जिसे हम AE से डिनोट करते हैं किसी एंटीना के लिए क्या रहता है, ठीक है। तो टेक्निकल डेफिनेशन में आप लिखेंगे इफेक्टिव एरिया इज द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द एंटीना टर्मिनल्स। ओके, जिसे कि हम रिसीव्ड पावर WR से भी कई बार बताते हैं। ये पावर अवेलेबल एट द एंटीना टर्मिनल्स मीन्स एंटीना टर्मिनल्स पे कितनी पावर आपने रिसीव की। ओके, इसे WR से अगर आप नोटेशन देते हैं टू द पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है, ऑफ द इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव में पावर पर यूनिट एरिया कितना था और आपने कितनी पावर एंटीना से रिसीव की, उसके रेशियो को आप इफेक्टिव एरिया बोलते हैं। WR/P इज A इफेक्टिव अपर्चर एरिया। ओके, इसे इफेक्टिव एरिया बोलें या इफेक्टिव अपर्चर एरिया बोलें, आप सेम उसे ट्रीट कर सकते हैं WR/P। WR क्या है, अगर यहाँ पे आप इसे डिटेल में देखें तो मान लीजिए कि ये आपकी इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका कि पॉइंटिंग वेक्टर P है। P को हमने कैसे नोटेशन दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड E²/नीटा, और अगर मैक्सिमम वैल्यू दे रखी थी E0 तो E0² नीटा। ये E है, E² ऑफ स्क्वायर मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम के साथ स्क्वायर। ओके, स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पे E²/नीटा है, कहीं पे E²/2 नीटा है। ये E²T/नीटा का एवरेज वैल्यू जब निकालते हैं तो ये हो जाता है E0²/2 नीटा। E0 है मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो E0²/2 नीटा, या अगर आप जनरल टर्म में उसे एक्सप्रेशन दें, आप मैक्सिमम वैल्यू में ना रखें, जनरल टाइम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो E²/नीटा भी आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा। इन दोनों को आप कंफ्यूज ना हो। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम स्क्वायर/नीटा, अगर ये टाइम का फंक्शन है तो आप इसको एवरेज वैल्यू निकाल के उसे एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर बोल देते हैं। तो क्या पॉइंटिंग वेक्टर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट हुई और यहाँ पे मान लीजिए कि आपका ये रिसीविंग एंटीना था। ओके, यहाँ पे आपका ये रिसीविंग एंटीना था। इस रिसीविंग एंटीना के टर्मिनल्स पे आपने कितनी पावर रिसीव की। ओके, पावर रिसीव्ड क्या होती है, पावर इज P/A। पॉइंटिंग वेक्टर की यूनिट क्या थी, Wm/m²। ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं अपने, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यूनिफॉर्म प्लेन वेव, उसमें हमने पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, कैसे पॉइंटिंग वेक्टर से आप रिसीव्ड पावर निकालते हैं। तो ये इंसिडेंट वेव की वॉट पर मीटर है। अब उसको आप इफेक्टिव एरिया से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगी आपकी पावर रिसीव्ड। ओके, तो आपके पास
पावर रिसीव्ड है, आपके पास पॉइंटिंग वेक्टर इंसिडेंट वेव का है, तो आप एंटीना का इफेक्टिव एरिया निकाल सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो ये इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सारी की सारी इसके एरिया से मल्टीप्लाई होके आपको रिसीव्ड पावर में कन्वर्ट नहीं मिलती है। कुछ जो इंसिडेंट पावर जो है वो आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ इंसिडेंट पावर आपकी री रेडिएट हो जाती है, कुछ स्कैटर हो जाती है, ठीक है, कुछ लॉसेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस हिसाब से आपको रिसीव्ड जितनी पावर रिसीव होनी चाहिए थी उससे कम पावर मिलती है। अगर पूरा का पूरा नॉर्मल इस तरह से आपने एक एंटीना रखा और पूरी की पूरी इंसिडेंट पावर इस P इंटू ए से आपको, अगर ये इसका फिजिकल एरिया है, इतना होना चाहिए था, रिसीव पावर आपकी इतनी होनी चाहिए थी, पूरा का पूरा फिजिकल एरिया इंसिडेंट वेव के पॉइंटिंग वेक्टर से मल्टीप्लाई होकर आपको रिसीव्ड पावर दे रहा है। ऐसा प्रैक्टिकल में ना होके आपको रिसीव्ड पावर कम मिलती है। तो पावर जो मिली उसके हिसाब से कितना इफेक्टिव पावर, दिस इज अगेन द कैपेसिटी टू कैप्चर द इंसिडेंट रेडिएटेड पावर। ये वो हमने इफेक्टिव लेंथ को कैसे बताया कि उसकी कैपेसिटी है, कितनी वो रेडिएशन फील्ड जनरेट करेगा। सिमिलरली जब हम एरिया की फॉर्म में बात करेंगे, वो था हमारा करंट एलिमेंट, हमने एक स्ट्रेट करंट एलिमेंट लिया। प्रैक्टिकल एंटीनाज आपके कोई फिजिकल स्ट्रक्चर रखते हैं, ये हॉर्न एंटीना हो सकता है, पैराबोलिक एंटीना हो सकता है, आपका रोम्बिक एंटीना हो सकता है, तो उनका एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। अब फिजिकल स्ट्रक्चर पे जब आ गए तो उसका एरिया जो है वो उसकी रिसीव्ड पावर को डिसाइड करता है। किस तरीके से आपने इसको अलाइन किया, कितना इसका सरफेस इंसिडेंट पावर के साथ नॉर्मल कंडीशन में आपने रखा है, किस तरीके से इंसिडेंट वेव और आपके एंटीना का पोलराइजेशन जो है प्रॉपरली आपने मैच किया है, उन सब से डिसाइड किया जाएगा कि कितनी आपको रिसीव्ड पावर मिली। तो इफेक्टिव एरिया इज द रेशियो ऑफ पावर रिसीव्ड एट द एंटीना टर्मिनल टू द पॉइंटिंग वेक्टर ऑफ द इंसिडेंट वेव। इंसिडेंट वेव क्या पावर लेके आ रहा था, क्या पावर पर मीटर स्क्वायर लेके आ रहा था, और उसके अकॉर्डिंग हमारे एंटीना ने कितनी पावर रिसीव की, उसके रेशियो को हम इसका इफेक्टिव एरिया बोल सकते हैं। इफेक्टिव एरिया जो है वो जनरली फिजिकल एरिया से कम होता है। इस रेशियो को कई बार आप अब्जॉर्प्शन, कितना आपका जो एंटीना है, जो आपने एंटीना इंस्टॉल किया है, वो कितनी पावर एब्जॉर्ब कर पा रहा है आउट ऑफ द टोटल इंसिडेंट पावर, ये भी बोलते हैं। और ये आपका हमेशा हो जाता है AE/AP, फिजिकल और इफेक्टिव का रेशियो, जिसकी रेंज 0 टू इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। और ये एक यूनिटलेस आपका पैरामीटर है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव के लिए अगर पूछे जाते हैं तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो इफेक्टिव एरिया आपको समझ में आया कि फिजिकल एरिया के कंपैरिजन में कितनी पावर आप इफेक्टिवली एब्स्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, उस कैपेसिटी को आप इफेक्टिव एरिया से बताएंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल एंटीना की फॉर्म में। और यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की है कि कुछ टेक्स्ट बुक्स में आपको स्कैटरिंग एरिया, लॉस एरिया और कलेक्टिंग एरिया बताया जाएगा। तो वो सब भी ये है कि कितनी इक्विवेलेंट पावर स्कैटर हो गई, री रेडिएट हो गई एनवायरनमेंट में, कितनी पावर लॉस हो गई, उसका इक्विवेलेंट एरिया, कितने एरिया के इक्विवेलेंट पावर आपकी लॉस हो गई, और रिसीव्ड पावर, आपकी स्कैटर्ड पावर, रिसीव्ड पावर और जो आपका लॉस पावर है, उन सब का सम जो है वो कलेक्टिंग एरिया। ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाला होता है, दैट इज इफेक्टिव अपर्चर एरिया। तो उसको हमने अब राइटअप भी दे दिया है और ये इसका हमने फॉर्मूला भी दे दिया है। अब हम एक सिंपल सी बात करें करंट एलिमेंट के लिए, हम स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए हम डिराइव भी कर लेते हैं, ठीक है। स्मॉल करंट एलिमेंट की बात करें, ठीक है, कई बार सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, सब कुछ पढ़ के फाइनली जिस चीज़ से हमें मतलब है वो है एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, ओके। तो वहाँ तक हमें अपने स्टडी को, अपने डिस्कशन को हमेशा ले जाना चाहिए, ओके। तो अगर स्मॉल करंट एलिमेंट की बात करें जिसमें आपने DL लेंथ ली, ओके, DL लेंथ का अगर आप एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले रहे हैं तो उसके लिए हम बात करें तो पहले आपका पॉइंटिंग वेक्टर, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर हमने क्या निकाला था, E²/η। अगर अभी हम बात कर रहे हैं फ्री स्पेस की तो E²/120π, ओके। इसको हम साइड में रख लेते हैं। उसके बाद में हम रिसीव्ड पावर कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो रिसीव्ड पावर आपकी क्या रहती है, दैट इज
VOC स्क्वायर अपॉन 4R रेडिएशन रेजिस्टेंस, कितना टर्मिनल के अक्रॉस आपको ओपन सर्किट वोल्टेज मिला, डिवाइड बाय 4R रेडिएशन रेजिस्टेंस। किसी भी सिंपल आपके करंट एलिमेंट के लिए आप अगर बात कर रहे हैं तो VOC को अगर आप डिस्कस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E स्क्वायर, VOC बाई E को हमने क्या बताया था, L इफेक्टिव बताया था, है ना। तो VOC को हम लिख सकते हैं E स्क्वायर L इफेक्टिव स्क्वायर, E स्क्वायर L इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 4R, रेडिएशन रेजिस्टेंस को मैं R से लिखती हूँ। करंट एलिमेंट के लिए L इफेक्टिव, स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए L इफेक्टिव इज DL। अभी ये जो DL है आप सिंपल इसकी लेंथ ले सकते हैं, इस रेडिएशन रेजिस्टेंस में लेंथ दोबारा आएगी तो ये कंफ्यूजन के L इफेक्टिव को क्या लेना चाहिए वो यहाँ दूर हो जाता है। यहाँ पे मैं लिखूँ E स्क्वायर DL स्क्वायर 4, ओके। और हमने पढ़ा था कि किसी भी स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है 80 पाई स्क्वायर DL बाय लैम्डा का होल स्क्वायर, स्मॉल लेंथ, ओके। तो L इफेक्टिव DL लिख रहे हैं। अगर आप ना लिख के इसको L इफेक्टिव ही रहने देंगे तो R में आप लिख देंगे 80 पाई स्क्वायर L इफेक्टिव बाय लैम्डा, तो वो कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। किसी भी तरीके से आए, लेंथ यहाँ पे नहीं आनी है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 80 पाई स्क्वायर DL बाय लैम्डा का स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो DL स्क्वायर चला गया, ये आपका हो जाएगा E स्क्वायर भी तो आएगा, WR, हाँ आपका WR इस तरह से आ गया, WR इज E स्क्वायर बाय 320 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। ये WR आ गया, ये आपका P है। इसका रेशियो निकाल के आप स्मॉल करंट एलिमेंट का A निकालेंगे, इफेक्टिव एरिया, अपर्चर एरिया। AE विल बी, WR क्या आया, E स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 320 पाई स्क्वायर, और P क्या आया, P आया आपका E स्क्वायर और 120 पाई, ओके। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है आपका 1.5 लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई, ओके। किसी भी करंट एलिमेंट के लिए, स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए आपका जो इफेक्टिव एरिया है वो ऐसा रहेगा, ओके। 1.5 लैम्डा स्क्वायर बाय 4 पाई। इसे भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ये भी आपसे सीधा फॉर्मूला एज वेल एज न्यूमेरिकल भी बनाता है। कई बार हमें इफेक्टिव एरिया और डायरेक्टिव गेन के बीच में भी कोरिलेशन पूछा जाता है। इस दोनों ही फॉर्म में आपको फॉर्मूला दिया हुआ हो सकता है और आपसे कोई एक पैरामीटर देके दूसरा पैरामीटर पूछा जा सकता है, तो दोनों ही आपके करेक्ट हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्टिव गेन इज डायरेक्टिविटी। कई बार इसको आपका सिंपल गेन की फॉर्म में, एंटीना गेन इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर AE की फॉर्म में भी आपको दिखेगा। जब पावर गेन और डायरेक्टिव गेन ना मेंशन किया जाए तब आपके लिए गेन इक्वल्स टू एंटीना गेन इक्वल्स टू 4 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर AE, ठीक है। ये किसी भी एंटीना जो कि सिग्नल पावर को रिसीव कर रहा है उसके लिए जनरल आपका एक्सप्रेशन हो सकता है। यहाँ पे कई बार इसमें AE मैक्सिमम भी लिखा है कि इफेक्टिव एरिया भी आपका वेरी कर सकता है, जो डिपेंड करता है कि आपके एंटीना का ओरिएंटेशन, पोलराइजेशन सब कुछ मैच कर रहा है क्या। तो डिफरेंट कंडीशन में कुछ हो सकता है। कुछ टेक्स्ट बुक्स में इसको AE की मैक्सिमम वैल्यू बाई AP भी बोला है, तो किसी भी तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो आज इस टॉपिक से अपर्चर एरिया के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकला, दैट इज़ 1 फॉर गेन, सेकेंड फॉर effective aperture area for small current element, और third is definition for the aperture, effective aperture area। तो आई होप आपको इफेक्टिव लेंथ और इफेक्टिव अपर्चर एरिया किसी एंटीना के लिए क्या है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।